चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में सूरज की तरह चमकता है। उनका जन्म हुआ था लगभग 340 ईसा पूर्व, लेकिन उनकी पैदाइश और शुरुआती जिंदगी रहस्यों से भरी है। रोमिला थापर अपनी किताब अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास में कहती हैं कि चंद्रगुप्त शायद मौर्य कबीले से थे जो पिप्पलिवन के आसपास रहता था। कुछ जैन ग्रंथ जैसे कल्पासूत्रा कहते हैं कि वे कुलीन खानदान से थे, लेकिन सच्चाई जो भी हो, उनकी कहानी टोटली यूनिक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत छोटे छोटे राज्यों और कबीलों में बंटा था। मगध सबसे ताकतवर राज्य था, लेकिन वहां नंद वंश का अत्याचारी शासन चल रहा था। चंद्रगुप्त की लाइफ में बदलाव तब हुआ जब उनकी मुलाकात हुई चाणक्य से, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य एक सुपर जीनियस स्कॉलर थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, एक ऐसा ग्रंथ जो गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का खजाना है। ए.एल. बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में बताते हैं कि चाणक्य ने तक्षशिला में चंद्रगुप्त को युद्ध कला, रणनीति और शासन का हुनर सिखाया। चाणक्य का सपना था नंद वंश के जुल्म को मिटाना और भारत को एकजुट करना। कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वो जज्बा देखा जो इस सपने को हकीकत में बदल सकता था। चंद्रगुप्त ने बचपन में ही मुश्किल हालात का सामना किया था। साथियों, उस समय मगध पर नंद वंश का राज्य था। नंद राजा धनानंद अपनी दौलत और विशाल सेना के लिए फेमस था, लेकिन उसका शासन क्रूरता और अत्याचार से भरा था। कहा जाता है कि चाणक्य को नंद दरबार में बेइज्जत किया गया था। राधा कुमुद मुखर्जी की चंद्रगुप्ता मौर्य एंड हिज टाइम्स में लिखा है कि इस अपमान ने चाणक्य को नंदों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को चुना, जो उनकी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बने। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद शासकों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। मुद्रा राक्षस नाटक, जो विशाखदत्ता ने लिखा, इस जंग की दास्तान को डिटेल में बताता है। लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मगध की गद्दी हासिल की। इस जीत ने चंद्रगुप्त को मगध का शहंशाह बनाया और मौर्य साम्राज्य की बुनियाद रखी। मगध जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को और विस्तारित करने का टारगेट सेट किया। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर महान के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर कुछ इलाकों पर कब्जा जमाए थे। ए.एल. बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं कि सिकंदर के जाने के बाद भारत में पावर वैक्यूम था, जिसे चंद्रगुप्त ने भरने का फैसला किया। इसके बाद लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी। रोमिला थापर की अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस के मुताबिक चंद्रगुप्त की सेना इतनी स्ट्रांग थी कि सेल्यूकस को हार माननी पड़ी। इसके बाद एक डील हुई जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के बड़े हिस्से मौर्य साम्राज्य को दहेज के रूप में सौंप दिए। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अब हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल और दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गया। यह भारत का पहला इतना बड़ा एम्पायर था। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को और मजबूत किया। मेगस्थनीज की इंडिका में लिखा है कि उनकी सेना में लाखों सैनिक, हजारों हाथी और घोड़े थे। इस ताकत ने उनके साम्राज्य को अजेय बनाया। अब हम चंद्रगुप्त के समय सामाजिक व्यवस्था क्या थी इसको जानेंगे। उस समय का समाज विविधतापूर्ण था। समाज में कई वर्ग थे, राजा, पुरोहित, व्यापारी, किसान और कारीगर। गांवों में खेती जिंदगी का आधार थी, जबकि शहरों में व्यापार और कला अपनी चमक बिखेर रहे थे। रोमिला थापर की अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास में लिखा है कि चंद्रगुप्त के समय भारत में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव से सामाजिक समानता की बातें भी उठ रही थीं। जनता के बीच शिक्षा और धार्मिक विचारों का आदान प्रदान बढ़ रहा था। व्यापार की बात करें तो चंद्रगुप्त का दौर गोल्डन एरा था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन जैसे शहर इंटरनेशनल ट्रेड के बड़े सेंटर थे। सिल्क, मसाले और कपड़े मध्य एशिया, मिस्र और रोम तक एक्सपोर्ट होते थे। मेगस्थनीज की इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्र का बाजार इतना बड़ा था कि वहां हर तरह का सामान मिलता था। संस्कृति में भी कमाल का विकास हुआ। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन वैदिक परंपराएं भी मजबूत थीं। मौर्य काल में लकड़ी और पत्थर की कला शुरू हुई, जो बाद में अशोक के समय पिलर और स्तूपों में दिखी। चंद्रगुप्त ने धार्मिक स्थलों को सपोर्ट किया, जिससे कला और संस्कृति फली फूली। चंद्रगुप्त का समय साहित्य और ज्ञान का भी गोल्डन पीरियड था। चाणक्य का अर्थशास्त्र इस समय का सबसे बड़ा खजाना था। ये ग्रंथ सिर्फ शासन की किताब नहीं, बल्कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और सोसाइटी का पूरा एनसाइक्लोपीडिया था।
जैन और बौद्ध विद्वानों ने भी कई ग्रंथ लिखे। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र में चंद्रगुप्त के संन्यास और जैन धर्म अपनाने की कहानी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ महावंश में मौर्य शासन का जिक्र है। तक्षशिला और पाटलिपुत्र उस समय के टॉप यूनिवर्सिटी सेंटर थे, जहां साहित्य, साइंस, मैथ्स और फिलॉसफी पर डीप डिस्कशन होते थे। इस दौर में लिखे गए ग्रंथों ने भारत की बौद्धिक विरासत को मजबूत किया। चंद्रगुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जो चाणक्य के अर्थशास्त्र पर बनी थी। ये सिस्टम टोटली सॉलिड और स्मार्ट था। रोमिला थापर अपनी किताब अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस में कहती हैं कि ये भारत में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की शुरुआत थी, जो उस समय की दुनिया में रेयर थी। चंद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था, जिन्हें राजकुमार या भरोसेमंद अफसर मैनेज करते थे। साथियों, चंद्रगुप्त के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि चंद्रगुप्त ने अपने शासन में हर धर्म को बराबर सम्मान दिया। उनके समय जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म एक साथ फल फूल रहे थे, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त जैन धर्म की तरफ ज्यादा झुके। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र में लिखा है कि जैन मुनि भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त को जैन धर्म की शिक्षा दी। जैन धर्म के अहिंसा और तप के सिद्धांतों को चंद्रगुप्त ने गहराई से अपनाया। इस आध्यात्मिक बदलाव ने चंद्रगुप्त को एक बड़ा डिसीजन लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को गद्दी सौंप दी और संन्यास का रास्ता चुन लिया। लगभग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। राधा कुमुद मुखर्जी की चंद्रगुप्ता मौर्य एंड हिज टाइम्स में लिखा है कि उन्होंने जैन धर्म की सल्लेखना प्रथा अपनाई, जिसमें उपवास के जरिए शरीर त्यागा जाता है। रोमिला थापर कहती हैं कि ये फैसला उनकी आध्यात्मिक गहराई को दिखाता है। चंद्रगुप्त की विरासत सिर्फ उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं थी। डी कोसाम्बी अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कहते हैं कि उनके शासन ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत दी। उनके बेटे बिंदुसार मौर्य और पोते अशोक मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को और बुलंदियों तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त की नीतियों ने भारत को एक ग्लोबल पावर बनाया। तो दोस्तों, ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की सुपर इंस्पायरिंग और शानदार दास्तान। आपको उनकी लाइफ का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर ऐसी और हिस्टोरिकल स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अशोक की, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को नई हाइट्स दी। तब तक के लिए नमस्ते।